हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए आज जो है आपके सामने मैं अपने YouTube चैनल पर केमिस्ट्री कक्षा 10 का पहला वीडियो लेकर आया हूँ। पहले वीडियो में हम लोग जो है पहले चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहली चीज़ हमें पढ़नी है परिवर्तन और उसके प्रकार के बारे में। दूसरी चीज़ हमें पढ़नी है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में। तीसरा चीज़ हमें पढ़ना है रासायनिक समीकरण के बारे में। चौथा हमें पढ़ना है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। पांचवा है ऑक्सीकरण एवं अपचयन के बारे में। छठवां है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी पढ़ना है हमें। आप लोग कक्षा 9 में कर ही चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर भी करना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में पूछे आते हैं। और सातवां हमें पढ़ना है संक्षारण एवं जंग का लगना। साथ ही साथ जंग से लगने के बचाव का भी हम लोग स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से जंग को लगने से बचाया जा सकता है। और इसमें एक खंड और जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग जो है बी अम्लीकरण या जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे क्या नाम है यहाँ पर संक्षारण जो होता है वो धातुओं का होता है। ठीक है, इसी प्रकार से भोज्य पदार्थों का भी खराब होना, इन चीज़ों को जो है हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक हमारा आता है। जो पहला टॉपिक है हमारा वो है परिवर्तन तथा उसके प्रकार यानी चेंजेज, इंग्लिश में कहते हैं चेंजेस यानी परिवर्तन। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा परिवर्तन को। परिवर्तन भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि परिवर्तन कहते किसको हैं। ठीक है, यहाँ पर जो परिवर्तन हमें पढ़ना है वो 3 प्रकार से परिवर्तन को पढ़ना है। मुख्यतः 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जो पहला परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन है यानी फिजिकल चेंजेज। भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस। दूसरा जो परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। रासायनिक परिवर्तन जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। और तीसरा हमें परिवर्तन एक और पढ़ना है जो आपने शायद ना सुना हो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो धर्मी परिवर्तन। रेडियो धर्मी परिवर्तन। ठीक है, वैसे ये चैप्टर में तो नहीं है, आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है रेडियो धर्मी परिवर्तन, लेकिन इसके बारे में ही हम थोड़ा बहुत बता देंगे क्योंकि इसके बारे में आप लोग सामान्यतः नहीं जानते होंगे। यही 2 परिवर्तन पढ़े होंगे। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में जो परिवर्तन होते हैं पदार्थों में वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है रेडियो धर्मी परिवर्तन यानी रेडियो एक्टिव चेंजेज। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब पहले नंबर हम लोग फोकस करते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, भौतिक परिवर्तन होते क्या हैं और क्यों होते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो आपने किताबों में परिभाषा इसकी देखी होगी या परिभाषा आपने कक्षा 9 में भी पढ़ी होगी है शायद। ठीक है, तो उसमें पढ़ा होगा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के आकार, रूप एवं अवस्था बदल जाती हो। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों की आकार, रूप एवं अवस्था बदल जाती हो परंतु उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन ना होता हो, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपने ये भी जाना होगा कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं यानी उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय ये 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उत्क्रमणीय का मतलब ये है, जैसे एक एग्जाम्पल हम स्वरूप बता दे रहे हैं। उत्क्रमणीय का मतलब जैसे ये है कि बर्फ़ से जल बन जाए और जल से फिर बर्फ़ बन जाए, यानी दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। जल से बर्फ़ भी बन सकता है और बर्फ़ से जल भी बन सकता है। अगर बर्फ़ को हीट कर दिया जाए, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो जल बन जाएगा। अगर जल को थोड़ा सा टेम्परेचर घटा दिया जाए, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे लाया जाए तो वो जो है क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, फिर तो ये जो परिवर्तन हो रहा है वो उत्क्रमणीय हो रहा है यानी दोनों दिशाओं में हो रहा है। ठीक है,
तो जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, उत्क्रमणीय होते हैं, दोनों दिशाओं में होते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें अभी हमने परिभाषा में ही बताया कि इनमें जो है केवल आकार, रूप एवं अवस्था में परिवर्तन होता है, इनके रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक संगठन मतलब जैसे कोई पदार्थ है, जैसे मान लीजिए जल ही है, अब जल में रासायनिक संगठन क्या है? जल में जो रासायनिक संगठन होता है वो तत्वों का या परमाणुओं का होता है। अब जो तत्व हैं जल में वो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, उसको हमने ठंडा किया, बर्फ़ बना, तो उसमें कोई दूसरा जो है केमिकल नहीं आ गया, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आ गया, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें भी हैं, उसका भी फार्मूला H2O होता है और जल का भी फार्मूला H2O होता है। अर्थात इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन, क्या नाम है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब एक चीज़ और थोड़ा सा बता दें, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो मुख्यतः जो है, मुख्यतः आकर्षण बलों में परिवर्तन के कारण होते हैं। आकर्षण बलों में परिवर्तन के कारण होते हैं, ये नई चीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। परिवर्तन के कारण होते हैं, ठीक है। ये जो आकर्षण बलों में परिवर्तन होता है वो टेम्परेचर के कारण होता है। किसके कारण होता है? टेम्परेचर के कारण होता है। और इसी टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण किसी भी पदार्थ के आकर्षण बलों में परिवर्तन हो जाता है और फिर उस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कह देते हैं। जैसे अभी इसको चीज़ को जो है दिमाग में रखिएगा और एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा ले दे रहे हैं हम। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए बर्फ़ है, ये क्या है? आइस यानी बर्फ़ है। बर्फ़ में आप जानते हैं एक ठोस है बर्फ़, और ठोसों में जो घटक कण होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, सबको पता है। जो घटक कण होते हैं क्या होते हैं? काफ़ी पास पास होते हैं। ठोस की परिभाषा पढ़ी होगी आपने कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसमें घटक कण के बीच में आकर्षण बल का मान बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, अर्थात घटक कण काफ़ी पास पास होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो घटक कण हैं, जैसे ये एक H2O का जो है क्या नाम है? ठोस है, यानी बर्फ़ है, उसमें H2O के कई पार्टिकल्स हैं, वो काफ़ी पास पास हैं। लेकिन जैसे ही इसमें हमने हीट किया, अभी हमने बताया था टेम्परेचर में परिवर्तन करते हैं तो आकर्षण बलों में परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे ही हमने हीट किया तो ये जो आइस है यानी जो ठोस है, सॉलिड है, वो बन गया किसमें? कन्वर्ट हो गया। थोड़े से इसके जो कण हैं वो भी पास पास थे, अब दूर दूर आ गए, थोड़ा सा दूर दूर आ गए, ठीक है, थोड़ा सा दूर दूर आ गए, ठीक है। और ये परिवर्तन किस में हो गया? वाटर में परिवर्तित हो गया, जो कि क्या है? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है, यानी द्रव में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा इंट्रैक्शन फोर्स जो है यानी आकर्षण बल काफ़ी प्रबल था, यहाँ पर आकर्षण बल में परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे हीट कर रहे हैं वो कण जो हैं उनके बीच में क्या नाम है फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, यानी थोड़ा सा दूर दूर जा रहे हैं। और ये दूर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं उस वस्तु में गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो एक दूसरे से वो दूर भागेंगे, ठीक है। तो दूर भागने के कारण जो इनके कण थे अब थोड़ा सा दूर दूर हो गए। इस कारण ये सॉलिड से किस में परिवर्तित हो गया? लिक्विड में। क्योंकि लिक्विड की परिभाषा आप जानते हैं, द्रव की परिभाषा जानते हैं कि द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनमें आकर्षण बल का मान ठोसों की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। अर्थात इनके कण जो हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है, और इनमें बहने का गुण पाया जाता है। तो ये आइस जो है यानी सॉलिड जो था वो लिक्विड में कैसे बदला? जब इसको हमने हीट किया तो इसमें इसके आकर्षण बलों में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और ये जो है किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब जो है तीसरा चीज़ देखिए, इसमें और थोड़ा सा हीट बढ़ा दे रहे हैं हम इसका, और थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं हम, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है देखिए, ठीक है। अब इसमें जो कण थे वो और दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, और दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, काफ़ी दूर दूर हो जाएंगे। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में, यानी जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा फॉर्म है हमारा? गैस। ये कैसी अवस्था है? गैस। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हमने जो है टेम्परेचर में परिवर्तन किया, पदार्थ के जो घटक कण थे उनके आकर्षण बलों में भी परिवर्तन हो गया, उनमें लगने वाले आकर्षण बलों में भी परिवर्तन हो गया। और इस कारण जो है यहाँ पर एक प्रकार से आपको अलग अलग अवस्थाएं दिखाई दी पदार्थ की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। अब इस परिवर्तन में आप लोग देख रहे हैं
कि जल यहाँ पर भी था, यानी इसका भी सूत्र H2O ही होगा, इसका भी सूत्र H2O ही होगा और इसका भी सूत्र H2O ही होगा, चाहे वो बर्फ़ हो या जो है वाटर हो यानी जल हो, या चाहे वाटर वेपर हो यानी जलवाष्प हो। ठीक है, तीनों की अवस्थाएं अलग अलग हैं, रूप भी अलग अलग है, आकार भी अलग अलग है। ठीक है, लेकिन जो है इनका रासायनिक संगठन नहीं बदला, इनमें जो है तत्वों का या परमाणुओं का जो है अनुपात नहीं बदला। ठीक है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में ये आपका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, बर्फ़ का पिघलना या जल का जलवाष्प में परिवर्तित होना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसी तरह से और भी कई परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, जो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, जैसे मोमबत्ती का जलना। अब मोमबत्ती को आप जला दीजिए तो धीरे धीरे जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है वो। ठीक है, तो उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं बदला, बस केवल क्या बदला, आकार बदल गया, तो वो भी जो है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये तो हुआ भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में आप लोग इसकी परिभाषा चाहे तो लिख लीजिएगा। अभी हमने बताया था कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था अर्थात आकार, रूप एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, परंतु रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी चीज़ बताई थी कि भौतिक परिवर्तन वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं या भौतिक परिवर्तन जो है सदैव उत्क्रमणीय होता है, यानी दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, टेम्परेचर में हम लोग जो है थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे, टेम्परेचर में बदलाव करेंगे तो फिर वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, या जैसे इसमें बताया था हमने, आइस से वाटर बन जाएगा, वाटर से वाटर वेपर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात बताइए, इसमें लिखिएगा आप लोग कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो ताप के प्रभाव के कारण आकर्षण बलों में परिवर्तन के कारण होता है। ताप के प्रभाव के कारण आकर्षण बलों में परिवर्तन, किसके आकर्षण बलों में, घटक कणों के आकर्षण बलों में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो इतनी बातें जो है आप भौतिक परिवर्तन में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन होते क्या हैं। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होगी तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही जान लीजिए आपको बेसिक केमिस्ट्री में बता रहा हूँ, बहुत ही क्या नाम है, ज़मीनी चीज़ बता रहा हूँ जो आपको सामान्यतः किताबों में नहीं मिलेगी, लेकिन ये आपके केमिस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी आगे होगी। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें किताबों में नॉर्मली नहीं मिलेंगी। ठीक है, कुछ परिभाषाएं वगैरह मिल जाएंगी, एग्जाम्पल मिल जाएगा, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है उसकी बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलिए खैर, अब अगला परिवर्तन हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। ठीक है, इसको मिटा लेते रहे, भौतिक परिवर्तन हो गया हमारा समाप्त। अब जो है रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का आकार, रूप तो बदलता ही है, उसके साथ साथ उसका रासायनिक संगठन भी बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ का रंग, रूप, आकार एवं उसका रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं, जैसे वहाँ पर आकर्षण बलों में परिवर्तन के कारण होते थे भौतिक परिवर्तन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के कारण से मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज से या शेयरिंग से, एक्सचेंज यानी आने जाने अथवा शेयरिंग यानी साझेदारी, इन दो कारणों से जो है रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं H2 की क्रिया हम O2 के साथ कराएं, हाफ O2 ले लिया हमने। ठीक है, आधा ऑक्सीजन, आधा मोल ऑक्सीजन का, इसके साथ क्रिया कराते हैं तो जल बनता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी तक हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, यहाँ पर क्या हुआ, दोनों जुड़ गए और क्या बना लिया, H2O बना लिया। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉनों की और इसके इलेक्ट्रॉनों की कुछ शेयरिंग हुई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं किसी भी रासायनिक अपक्रिया में। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रकार से रासायनिक अपक्रिया हो रही है और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो है जल का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है। इसके बारे में अभी ज़्यादा हम अंदर नहीं जाएंगे कि शेयरिंग हो रही है एक्चुअल में यहाँ पर कि एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है,
क्योंकि ये बहुत फिर जो है आप लोगों को दिक्कत करेगा अभी समझने में। अभी फ़िलहाल जो है मोटे रूप में समझिए कि इलेक्ट्रॉनों के कारण यानी एक्सचेंज के कारण यानी आने जाने अथवा शेयरिंग यानी साझेदारी के कारण जो है ऐसे परिवर्तन होते हैं। और ये परिवर्तन यानी रासायनिक परिवर्तन जो है सामान्यतः, सदैव तो नहीं कह सकते, सामान्यतः जो है अनुत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल में। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। अब देखिए दूध था, ठीक है, दूध था, उसका आकार कुछ दूसरे प्रकार से था, ठीक है, और दही था, उसका आकार थोड़ा सा दूसरे प्रकार से, थोड़ा सा मतलब वो जमा टाइप का रहता है, ठीक है, सेमी लिक्विड क्या नाम है, सेमी ठोस रहता है, सेमी सॉलिड रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन दूध और दही के जो है केमिकल कंपोजिशन में फ़र्क होता है, ठीक है। अगर केमिकल कंपोजिशन में फ़र्क नहीं होता तो दूध हमें जो है हल्का सा मीठा लगता है और दही जो है खट्टा लगता है। इनकी केमिकल कंपोजिशन में कुछ ना कुछ जो है बदलाव आ गया, इस कारण जो है इनमें परिवर्तन हो गया। तो दूध से दही बनना। इसके अतिरिक्त जो है हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से जल का बनना, ये भी हो सकता है। जितने भी रासायनिक अपक्रियाएँ दिख रही हैं आपको, जो आपने 9 में पढ़ी हों या 10 में पढ़ी हों या जो है देखी हो कहीं पर भी, जितनी भी रासायनिक अपक्रियाएँ होती हैं वो सब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसमें जो है पेपर का जलना भी आ जाएगा, कागज़ का जलना, पेपर का जलना, ठीक है, ये भी जो है रासायनिक परिवर्तन में ही आएगा, क्योंकि इसमें जो है रासायनिक संगठन इसका बदल जाता है। क्योंकि वास्तव में जो पेपर का जलना होता है वो ऑक्सीजन के कारण होता है, यानी ऑक्सीजन इसके साथ जो है पेपर के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, यानी इसको जलाएंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है जलेगा और जो है वो राख बन जाएगा, ठीक है। तो पेपर का जलना या कागज़ का जलना जो है वो भी एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। और अगर दोनों में बात की जाए कि कौन ज़्यादा स्टेबल परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन ज़्यादा स्टेबल है कि रासायनिक परिवर्तन ज़्यादा स्टेबल है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो रासायनिक परिवर्तन है वो ज़्यादा स्थायी होता है भौतिक परिवर्तन की अपेक्षा। इसका कारण क्या होता है भाई? क्योंकि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें केवल आकर्षण बलों में डिफरेंस हुआ, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों में जो है शेयरिंग या जो है इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ, और इलेक्ट्रॉनों का जब एक्सचेंज होगा यानी आएगा या जाएगा किसी परमाणु से किसी परमाणु की तरफ, या दोनों में साझेदारी होगी, तो एक प्रकार से उनके बीच में बंध विकसित होगा, बॉन्डिंग होगी, और उस बॉन्डिंग के कारण जो है रासायनिक परिवर्तन ज़्यादा अस्थायी माना जाता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा अस्थायी होता है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय में मैं पहला क्लास लेने आया केमिस्ट्री लेक्चरर के रूप में, मैंने पहला क्लास किया आपके विद्यालय में, और पहले दिन हमने जो है केमिस्ट्री का पहला लेसन पढ़ाया, आपको अच्छी तरह से समझ में आया, सारे बच्चे जो हैं संतुष्ट थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैं अगले दिन जो है आपके क्लास में नहीं आया, मेरा जो है पीरियड कहीं दूसरी जगह लगा दिया गया, एंगेज कर दिया गया। अब इससे क्या होगा, आपको ये लगेगा हमारी जगह पर कोई दूसरा टीचर है आपको पढ़ाने, वो भी आपको पढ़ाएगा, उसका भी पढ़ाई समझ में आएगा आपको। हो सकता है कि हमारे बराबर ना आए, या हमसे ज़्यादा आए, या हमसे कम आए, मतलब इक्वल तो रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारे और आपके बीच में एक बंध विकसित हो गया, लेकिन ये जो बंध था वो एक ही दिन का था, और ये केवल जानकारी के कारण, मतलब पढ़ाने के ढंग के कारण, ठीक है, या हमारी ट्यूनिंग के कारण जो है आपके और हमारे बीच में जो है एक प्रकार से बॉन्डिंग हो गई। लेकिन ये बॉन्डिंग केवल एक ही दिनों की थी, इसलिए ज़्यादा स्टेबल नहीं है, अर्थात इसको हम लोग भौतिक परिवर्तन के रूप में ले सकते हैं। लेकिन एक एग्जांपल और बता रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए हम पढ़ाने आए आपके क्लास में, आपको पढ़ाया हमने पहला दिन, उसके बाद जो है हमें कुछ ज़रूरत आन पड़ी जो है 500 रुपये की, मेरे पास नहीं थे उस समय वॉलेट में 500 रुपये। हमने जो है आपकी कक्षा में लड़कों से कहा, बच्चों से कहा कि जो है आप लोग जो है पार्टिसिपेट करके हमें 500 रुपये दे दीजिए, मैं आपको जो है कल लौटा दूँगा, कल वाली क्लास में लौटा दूँगा। फिर उसमें क्या हुआ, अगले दिन फिर मैं नहीं पहुँचा, आपके जो है क्लास में। फिर आपको टेंशन हुई भाई कि गुरुजी नहीं आए, ठीक है, क्यों नहीं आए, आप लोग कारण वारण ढूंढने होंगे, ठीक है। तो आप में और हम में यहाँ पर भी इंटरेक्शन हुआ, लेकिन ये जो इंटरेक्शन हुआ वो पढ़ाई के साथ साथ 500 रुपये के कारण भी हुआ,
ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। पढ़ाई के साथ साथ 500 रुपये का कारण भी हुआ। आप लोग ढूंढ रहे होंगे कि भाई वो अच्छा पढ़ाते भी थे और साथ साथ पैसे भी लेकर चले गए हैं, तो दोनों चीज़ें, पढ़ाने के लिए भी और पैसों के लिए भी आप लोग हमें ढूंढ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो इंट्रैक्शन हुआ हमारा 2 चीज़ों के कारण हुआ, अर्थात हम 500 रुपये को अगर इलेक्ट्रॉन मान लें, यानी इलेक्ट्रॉनों के कारण भी हुआ, तो ये इंट्रैक्शन ज़्यादा मजबूत रहेगा। ठीक है, आप सपोज करके देख सकते हैं, ये इंट्रैक्शन जो है हमारे बीच, यानी ये आकर्षण जो है हमारे बीच ज़्यादा मजबूत रहेगा। अर्थात रासायनिक परिवर्तन जो है ज़्यादा स्थायी होते हैं भौतिक परिवर्तन की अपेक्षा, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में इलेक्ट्रॉनों का पार्टिसिपेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, अब जो है तीसरा और अंतिम परिवर्तन है रेडियोधर्मी परिवर्तन, जिसके बारे में आप लोग सामान्यतः किताब में नहीं देखेंगे, जो हायर क्लास की बुक हैं वहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस ये भी है, और ये चेंजेस हमें कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभी ये चेंजेस दिखाई देता है, हमेशा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ये चेंजेस होता कैसे हैं और होता क्यों है, ये ध्यान लीजिए। तो जो रेडियोधर्मी परिवर्तन होता है वो रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण होता है, रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण होता है। ठीक है, पदार्थों के कारण होता है, इसके कारण होता है। अब रेडियोधर्मी पदार्थ क्या है भाई? तो ऐसे पदार्थ जो एक या क्या नाम है 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों में टूट जाते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी कारणवश, जैसे इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन की बमबारी करा दी जाए या और कोई अन्य जो है कारण हो, उस कारण जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों में, नए पदार्थों में टूट जाते हों, तो उस पदार्थ को हम लोग रेडियो एक्टिव पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ बोलते हैं। अब जो वो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो जो है जो परिवर्तन करते हैं उसी को हम लोग रेडियोधर्मी परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, अभी ज़्यादा क्लियर होगा आपको। एग्जांपल है हमारा यूरेनियम। एक यूरेनियम का सिंबल यू होता है, इसका जो है परमाणु क्रमांक 92 होता है और जो है 235 होता है इसका परमाणु भार। ठीक है, अब देखिए अगर इस पर हमने जो है न्यूट्रॉन की बमबारी करा दी, इस पर हमने किसकी बमबारी करा दी भाई? न्यूट्रॉन की बमबारी करा दी। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रॉन की अगर हम बमबारी कराएंगे, बम्बॉर्डमेंट करवाएंगे, इसकी हम बमबारी करवा रहे हैं, तो इसमें चेंजेज क्या हो रहे हैं ये ध्यान से देखिएगा। ये कन्वर्ट हो जाता है बेरियम में और प्लस Kr यानी क्रिप्टॉन में। बेरियम का परमाणु क्रमांक होता है 56 और इसका होता है 36। यानी जो है यूरेनियम जो है न्यूट्रॉन की बमबारी करने के कारण ये टूट गया 2 सबस्टेंस में, 2 पदार्थों में, एक बेरियम में और क्रिप्टॉन में, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना लिया यहाँ पर। और साथ ही साथ जो है एनर्जी रिलीज करेगा, ऊर्जा जो है रिलीज करेगा। ठीक है, और बड़ी मात्रा में, यानी ज़्यादा मात्रा में और बहुत ही घातक ऊर्जा रिलीज करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम जो है क्या बोलते हैं? रेडियोधर्मी परिवर्तन। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को कन्फ्यूजन ये हो रही होगी कि ये भी भाई एक तरह से रिएक्शन ही तो है, केमिकल रिएक्शन है। ये जो पदार्थ है ये 2 नए पदार्थों में टूट रहा है, तो ये भी तो रासायनिक अपक्रिया हुई। हाँ बिल्कुल हुई, ये भी रासायनिक अपक्रिया ही है, लेकिन इस रासायनिक अपक्रिया में और पहले वाली रासायनिक अपक्रिया में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई? आप लोग पहले वाली रासायनिक अपक्रिया में, नहीं, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत जो रासायनिक अपक्रिया होती थी उसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते थे, इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करते थे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी बात है। इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते थे, यानी इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज के कारण, यानी इलेक्ट्रॉनों के आने जाने या साझेदारी के कारण होते थे। लेकिन 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 इस वाले में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ न्यूक्लियस भी पार्टिसिपेट कर रहा है, न्यूक्लियस भी पार्टिसिपेट कर रहा है। न्यूक्लियस में होते क्या हैं? प्रोटॉन होते हैं, अर्थात प्रोटॉन भी पार्टिसिपेट कर रहा है भाई। और आपने ये देखा होगा सामान्यतः कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में केवल इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करते हैं, जो है न्यूक्लियस नहीं करता उनका, प्रोटॉन नहीं करता, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो इसमें पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। और नाभिक की जो दीवार है उसको हम मान लें एक अंबुजा सीमेंट की दीवार, यानी वो तोड़े नहीं टूटेगी, वो टूटती ही नहीं है। ठीक है, कभी भी प्रोटॉन अपनी कक्षा छोड़ के या अपना जो है स्थान छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं, तो और इलेक्ट्रॉन जो इधर से उधर जाते हैं सर्कुलर मोशन में, उगत कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं जाता है। लेकिन इन अपक्रियाओं में क्या हो रहा है? जैसे हम बमबारी करा रहे हैं,
इनका जो है न्यूक्लियस भी भाग ले रहा है। अगर न्यूक्लियस भाग नहीं लेता तो यहाँ पर ये और ये दो नए हमें जो है क्या नाम है पदार्थ प्राप्त नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर क्या था 92 वाला था, यानी इसका मतलब प्रोटॉन भी इसमें 92 है। 92 इसका एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन कितने हैं 92। अब ये प्रोटॉन टूट गया किसमें 56 और 36 में, 56 और 36 में। इसका मतलब यही हुआ भाई कि इसके प्रोटॉन भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। प्रोटॉन है किसमें न्यूक्लियस में, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, ठीक है, किसी कारण बस न्यूट्रॉन की बमबारी करा दे या हीलियम कणों की बमबारी करा दें, तो जो है जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग रेडियोधर्मी परिवर्तन कहते हैं। और इस परिवर्तन में जो है बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निकलती है। इसी कारण ये जो परिवर्तन होते हैं वो काफ़ी घातक एवं विस्फोटक होते हैं, काफ़ी घातक एवं विस्फोटक होते हैं। ये परिवर्तन एक लोग को बहुत पसंद है भाई। किसको पसंद है ये परिवर्तन जो है, आपने नाम सुना होगा किम जोंग, किम जोंग, ठीक है, इनको बहुत पसंद है। ये आए दिन जो है इस प्रकार का परिवर्तन कराते रहते हैं। कहीं अपने देश से दूसरे देश के उधर जो है क्या नाम है अपना जो है मिसाइल छोड़ दिया, ठीक है, या वो छोड़ दिया क्या नाम है रेडियोधर्मी पदार्थ छोड़ दिया, ठीक है। नए नए जो है इसमें जो है क्या नाम है ये क्या नाम है वो करते रहते हैं, नए नए जो है बातें करते रहते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो किम जोंग को ये परिवर्तन बहुत पसंद है। वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है मिसाइल्स बनाते हैं, परमाणु हथियार बनाते हैं, ठीक है, और उसका जो है परीक्षण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करते हैं। अगल बगल वाले जो उनके कंट्रीज़ हैं वो भी परेशान रहते हैं उनसे, ठीक है, इस कारण, ठीक है। तो इनको बहुत पसंद है, इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। इस कारण जो है अगर ये कहीं पर ये परिवर्तन कराया जाता है तो वहाँ काफ़ी भारी मात्रा में जो है क्षति पहुँचाती है। जैसे एटम बम जो डाला जाता है या न्यूक्लियर बम जो डाला जाता है या न्यूक्लियर मिसाइल जो डाला जाता है, उसमें सब में यही परिवर्तन होता है और बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है और वही ऊर्जा जो है उसके लिए घातक होती है उस स्थान के लिए। जैसे आप लोग जानते हैं जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ था। उस परमाणु हमला में आप लोग जानते हैं परमाणु बम छोड़ा गया था। परमाणु बम वही था, न्यूक्लियर परिवर्तन ही हुआ था वहाँ पर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन ही हुआ होगा वहाँ पर, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा रिलीज हुई होगी और आसपास के जो है जनजातियों को, जीवधारियों को जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुँचाया, ठीक है। तो ये हुआ रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण में क्या लिखेंगे आप लोग कि रेडियोधर्मी परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसमें जो रासायनिक परिवर्तन के ही समान होते हैं, परंतु इसमें रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उस परमाणु का नाभिक भी भाग लेता है या प्रोटॉन भी भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अलग प्रकार का परिवर्तन था, ठीक है। देखने में तो लगता है कि रासायनिक परिवर्तन के ही समान है, इसीलिए जो है जो लोअर क्लास होते हैं उनमें जो है ये परिवर्तन नहीं लिखा रहता है, लेकिन हमने इसको जो है थोड़ा सा अलग करके बता दिया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आई होगी। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है आप लोगों को या कहीं पर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो ज़रूर जो है आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा और ये भी बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी, ताकि हम जो है और ज़्यादा ऊर्जा के साथ जो है अपनी अगली वीडियो बना सकें। धन्यवाद। और जो है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। धन्यवाद।